Assalamu alaikum. Now you are going to study high density lipoprotein metabolism. So what occur in it? Let's start. सबसे पहले क्या होगा, हमें बताना चाहिए कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होते क्या हैं. इसमें क्या होगा, जैसे कि हमारे पास सबसे पहले काइलोमाइक्रोन होता है, उसके बाद VLDL बनता है, VLDL के बाद LDL बनता है, LDL के बाद हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बनता है. इनके अंदर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है. इनके अंदर टीचीज क्या होगा, इनके अंदर वो जो होता है इनके अंदर जो होते हैं वो टीचीज कंटेंट कम होता है. अब यहाँ पर होना क्या, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है. यहाँ पर HDL के अंदर क्या होगा, HDL कहाँ पर बनता है, ब्लड के अंदर हमारे पास बनता है जब हमारे पास इसके अंदर क्या हो, ApoE जो एपोलिपोप्रोटीन होती है वो आगे मिलती है. एपोलिपोप्रोटीन कहाँ से आ रही होती है, वो लिवर से आ रही होती है और इंटेस्टाइन से आ रही होती है. एपोलिपोप्रोटीन क्या होगा, जो इसके साथ HDL के साथ जितनी भी लिपोप्रोटीन जुड़ी हो ना, जैसे हमारे पास क्या होगा आगे हम पढ़ेंगे, हमारे साथ इसके साथ जुड़ी होती हैं A, C और E. तो फिर क्या होगा, उनमें से 70% जो होता है वो क्या होगा, ये एपोप्रोटीन A ही होती है. A1 70% बना रही होती है. एपोलिपोप्रोटीन जो होती है सप्लाई किस तरह होती है, HDL हमारे पास क्या होगा, इसके साथ दो एपोलिपोप्रोटीन लगी होती हैं. जैसे कि A1 तो लगी होती है, लेकिन ApoC2 भी लगी होती है जो लीवर से आती है, और ApoE भी लीवर से आ रही होती है. ApoC2 का काम बार बार पढ़ चुका है, इसने LPL को एक्टिवेट करवाना होता है पेरिफेरल टिश्यूज़ में. और ApoE ने क्या करवाना होता है, ApoE बेसिकली क्या होगा, इसने एंडोसाइटोसिस करवानी होती है रिसेप्टर मीडिएटेड, मतलब ये ना रिसेप्टर की तरफ प्रोडक्ट करवाती है. तो ये इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं एक जगह पर, फिर वहाँ पर जाकर क्या, जिसने मतलब अगर अपने अंदर एंट्री करनी है किसी चीज़ के, तो फिर क्या होगा, आपको ApoE चाहिए होता है. जैसे LDL और काइलोमैग्नोन रेकमेंड किया, अगर एंडोसाइटोसिस करवानी है ना, तो इसके ऊपर क्या होगा, ApoE लगा हुआ होता है. फिर नॉन एस्ट्रीफाइड का नेसेंट जो HDL होता है ना, जिसकी डिस्क शेप होती है. इसके बाद हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले क्या होता है, ज़्यादातर इसके अंदर क्या होगा, लार्जली फास्फोडाइल कोलिन होता है जो कि फास्फोलिपिड है. ApoE होगा, C होगा और EB होगा. इन्होंने बेसिकली आधा कोलेस्ट्रॉल को पेरिफेरल टिश्यू से लिया, और क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल लीवर की तरफ क्या होगा, इन्होंने लेके जाना होता है एज अ कोलेस्ट्रॉल एस्टर की फॉर्म में. मतलब इसके बाद कोलेस्ट्रॉल एस्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा, टीची कंटेंट कम होगा. HDL क्या होते हैं, इन्होंने क्या होगा कि ना एक्सीलेंट रिसेप्टर होते हैं फ्री कोलेस्ट्रॉल के. क्यों, क्योंकि इनके पास क्या होती है, हमारे पास हाई अमाउंट ऑफ लिपोप्रोटीन होती है. फास्फोलिपिड होते हैं. फास्फोलिपिड क्या होगा, इंपॉर्टेंट स्टेबलाइजर होते हैं. इन्होंने कोलेस्ट्रॉल को स्टेबलाइज करवा लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, HDL एक्सीलेंट इसका रिसेप्टर है. नॉन एस्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल मतलब फ्री कोलेस्ट्रॉल का. अब कोलेस्ट्रॉल की एस्टेरिफिकेशन किस तरह होती है, उसको पढ़ने से पहले हम यहाँ पर चले जाते हैं कि हाउ कोलेस्ट्रॉल इज स्टोर्ड, किस तरह कोलेस्ट्रॉल किस तरह स्टोर होता है. कोलेस्ट्रॉल का फार्मूला इधर क्या होगा, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है कार्बन नंबर 3 पर. 5 और 6 के दरमियान क्या है कि डबल बॉन्ड है, और 17 पर क्या है कि हाइड्रोकार्बन की चेन लगी हुई है. कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर फैटी सेल कोई होगा, कोई यहाँ पर अपना दे देगा, और फैटी सेल क्या होगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल के अंदर आ जाएगा. और यहाँ पर एंजाइम कौन सा यूज होगा, ए कैट. जैसे मैंने वो बार बार बताया कि कोलेस्ट्रॉल किस में चेंज होगा, कोलेस्ट्रॉल एस्टर में ए कैट की मौजूदगी में, और इसके साथ एक फैटी सेल कोए लगा. ए कैट क्या है, एसाइल कोए कोलेस्ट्रॉल ट्रांसफरेज एक एंजाइम है. ठीक है, अब ये फैटी सेल कोए कहाँ पर, कार्बन नंबर क्या होगा 3 पर, यहाँ पर आके फैटी सेल लग गया है. उसके बाद LDL के रिसेप्टर क्या है, स्कैवेंजर रिसेप्टर होते हैं. ये आपको आगे हम पढ़ते हैं, फिर मैं बताता जाता हूँ साथ साथ. कोलेस्ट्रॉल के स्टेरिफिकेशन में हमारे पास क्या रहता है कि ना, हमारे पास जो एंजाइम है ना, जिसने स्टेरिफिकेशन करवानी होती है, उसका नाम होता है लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल ट्रांसफरेज. कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज मतलब एल कैट होता है. एल कैट को हम पी कैट भी कह रहे होते हैं. अब और ये एंजाइम कहाँ से आता है, लीवर से आ रहा होता है. अब हमारे पास होना क्या होता है, एल कैट क्या करता है, ये ना नेसेंट HDL जो बन गया ना हमारे पास ब्लड के अंदर, उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, ApoA1 सबसे पहले क्या होगा, लगनी है. अब ApoA1 कौन लगवाएगा, वो ये एल कैट लगवाएगा. एल कैट बेसिकली क्या करता है, वो ट्रांसफर करता है फैटी एसिड को फ्रॉम द कार्बन नंबर 2 से. कार्बन नंबर 2 इसके अंदर PC होता है ना, तो वो एल कैट के अंदर, तो वहाँ से फास्फोडाइल कोलिन से फास्फोडाइल कोलिन के कार्बन नंबर 2 से फैटी एसिड उठाएगा, और क्या वो कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करवा देगा. आगे वो कह रहा है कि जैसे ही हमारे पास क्या होगा कि डिस्कॉर्डल नेसेंट मतलब कि जब अब कोलेस्ट्रॉल एल कैट ने क्या करवाया, कोलेस्ट्रॉल को कोलेस्ट्रॉल एस्टर में कन्वर्ट करवा दिया. जैसे ही हमारे पास क्या होगा, डिस्क लाइक जो डिस्कॉर्डल हमारे पास का नेसेंट HDL था, उसके अंदर जब कोलेस्ट्रॉल आना शुरू हो जाएगा ना, कोलेस्ट्रॉल एस्टर आना शुरू हो जाएगा, तो सबसे पहले वो HDL3 में कन्वर्ट होगा, जो कि अभी कोलेस्ट्रॉल पुअर है. फिर बाद में दोबारा वो फिर उसके बाद क्या होगा, ऐसा ऐसा जब कोलेस्ट्रॉल एस्टर जमा होता जाएगा, फिर क्या होगा, HDL2 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि कोलेस्ट्रॉल एस्टर रिच कंपाउंड है.
इसके अंदर क्या होगा स्टेरी, इसके अंदर हमारे पास का बेसिकली क्या होगा एस्टर होंगे, ये जो HDL2 का ये ना लीवर के पास ये जो कोलेस्ट्रॉल एस्टर ना ये HDL2 लेके जाएगा लीवर के पास। हेपेटिक लाइपेज का काम क्या होता है, हेपेटिक लाइपेज ने हमारे पास क्या वो टीजीज को डिग्रेड करना होता है, टीजीज को तोड़ना होता है, मतलब इसके अंदर जो टीजीज होंगे ना HDL को इसको अंदर तोड़ देगा, फॉस्फोलिपिड को पार्टिसिपेट इन द कन्वर्जन होता है ये HDL को, फिर इस तरह जो इसके अंदर जो चीज़ें थी इसने तोड़ दी। तो अब पहले रिच था ना पहले कोलेस्ट्रॉल एस्टर, अब क्या होगा अब ये फिर जब इसके अंदर से चीज़ें टूट जाएंगी हेपेटिक लाइपेज तोड़ देगा इन चीज़ों को, फिर क्या होगा लिपिड पूर HDL3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब HDL यहाँ पर एक एक्सचेंज मैकेनिज्म भी होता है। HDL के अंदर क्या हमारे पास क्या है, जैसे कोलेस्ट्रॉल एस्टर ज़्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल एस्टर क्या होगा ये VLDL को देगा, VLDL से हमारे पास क्या होगा टीजीज खुद ले लेगा। अब ये एक्सचेंज यहाँ पर होता है इन, अब देखो ये इस तरह हो रहा है कि HDL हमारे पास क्या करवाता है कि टीजीज उठा VLDL से टीजीज ले लेता है, और कोलेस्ट्रॉल एस्टर क्या होगा किसको दे देता है अपना VLDL को दे देता है। हम आगे इसको पढ़ेंगे ग्राफ की फॉर्म में। ये एक्सचेंज कौन करवाता है, CPT CETP प्रोटीन होती है, ठीक है। ये हम चीज़ें सारी पहले पढ़ चुके हैं। रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट किस तरह होता है, बेसिकली देखो हमारा इसने क्या हुआ HDL ने क्या करवाना होता है पेरिफेरल टिश्यू से लिया, अब पेरिफेरल टिश्यू से कोलेस्ट्रॉल किसके अंदर आती है, कोलेस्ट्रॉल स्टरीफाइड फॉर्म में HDL में आती है, HDL से फिर क्या होगा लीवर में जाती है, लीवर में क्या होगा वहाँ पर जाके इसकी बाइल एसिड की सेंसेस में इन्वॉल्व होती है ये कोलेस्ट्रॉल, और यहाँ फिर क्या होगा इसका डिस्पोजल हो जाता है। तो इस तरह फिर क्या कोलेस्ट्रॉल का होमोस्टेसिस मेंटेन रहता है, और फिर क्या होगा इस तरह इससे हम क्या कहते हैं रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट कह रहे होते हैं। जैसे हमारे पास क्या होगा एक्सरसाइज या एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होगा तो HDL हमारे पास क्या होगा इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। उसके बाद हमारे पास जैसे कि वो कह रहा है कि अब इसका एफ्लक्स होना है, तो आर जो रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट है इसमें क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा बेसिकली एफ्लक्स होता है कोलेस्ट्रॉल का फ्रॉम द पेरिफेरल टिश्यू से बाहर आ रही है ना, हमने बड़ा HDL क्या करता है पेरिफेरल टिश्यू से उठा के लीवर में लेके जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा जैसे कि फिर पहले तो एक काम ये होता है कि ये HDL पेरिफेरल टिश्यू से क्या कोलेस्ट्रॉल उठाता है, दूसरा हमारे पास क्या होगा एस्टेरिफिकेशन का प्रोसेस भी हो रहा है जो एल्काइड करवा रहा है, तीसरा हमारे पास क्या होगा ये जो कोलेस्ट्रॉल एस्टर है ना, अभी HDL है ये क्या जाके लीवर में बाइंड करेगा, लीवर फिर क्या होगा हेपेटिक लाइपेज एक्ट करेगा, फिर क्या होगा उसको कन्वर्ट करेगा इसके अंदर लो पुअर लिपिड पुअर जो मतलब उसके अंदर चेंज करेगा लिपिड पुअर कंपाउंड के अंदर HDL2 के अंदर इसको HDL3 के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। HDL2 तो कोलेस्ट्रॉल एस्टर रिच कंपाउंड है ना, ये क्या होगा कोलेस्ट्रॉल एस्टर जब लेस हो जाएंगे जब इसकी ब्रेकडाउन कौन करेगा वो करवाएगा क्या नाम है हेपेटिक लाइपेज, तो इसको लिपिड पुअर में कोलेस्ट्रॉल एस्टर जो पुअर है उसमें कन्वर्ट करवा देगा। अब टेंजियर जो डिजीज़ है इसके अंदर बेसिकली क्या होता है हमारे पास क्या होगा ABC1 एक चैनल होता है, आगे हम पढ़ते भी हैं कि ना ये एक चैनल होता है जो हमारे पास क्या होगा कोलेस्ट्रॉल की ना ऑब्जर्वेशन में रोल प्ले कर रहा होता है, इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी या और ये इसमें क्या होगा बेसिकली ना HDL क्या होगा पार्टिकल इनकी अपसेंस हो जाएगी। जब देखो ना HDL कब बन रहा है, HDL के नेसेंट HDL तो प्रोड्यूस होता है लेकिन जब उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल आके लगता है नहीं कोलेस्ट्रॉल मतलब जो कोलेस्ट्रॉल आगे इसके साथ लगेगा ही नहीं, तो फिर क्या होगा ये आगे प्रोसेस ही नहीं होगा, मतलब ये HDL2 में नहीं चेंज होगा, HDL3 में नहीं चेंज होगा, फिर वो HDL2 में नहीं चेंज होगा। तो अब कोलेस्ट्रॉल तो चाहिए होगा ना, कोलेस्ट्रॉल को निकालने वाला चैनल कौन है पेरिफेरल टिश्यू में से ABCA1 है। अब कोलेस्ट्रॉल बाहर नहीं आ रहा तो फिर क्या होगा HDL नहीं बनेगा, HDL नहीं बनेगा फिर हमारे पास क्या होगा इसकी डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाएगी A1 की, ठीक है, जिसने HDL के साथ लगना था। अब यहाँ पर होता क्या है कि ना अब जो कोलेस्ट्रॉल एस्टर है ना वो हमारे पास का लीवर के अंदर चले गए, लीवर के अंदर जब चले गए ना फिर हमारे पास यहाँ पर ना लीवर के अंदर क्या होते हैं कि SRB1 क्या होगा स्कैवेंजर रिसेप्टर क्लास टाइप B होती है जो हमारे पास क्या होगा HDL को बाइंड करती है। HDL खुद तो एंटर नहीं होता जबकि इसके अंदर से हमारे पास क्या होगा जो कॉन्टेंट्स है ना वो चीज़ें ले ली जाती हैं, ठीक है, और उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल एस्टर का अपटेक कर लिया जाता है, फिर कोलेस्ट्रॉल एस्टर को आगे बाइल एसिडिक सेंसेस में यूज़ किया जाता है, फिर उसको डिस्पोजल करवा दिया जाता है। तो अगर लो अगर हमारे पास होगा ना HDL तो फिर मतलब वो लो HDL मतलब क्या है कि पेरिफेरल टिश्यू में से कम आ रहा है कोलेस्ट्रॉल निकल के, जिसकी वजह से क्या होगा थीरोस्क्लेरोसिस होने का चांस होता है। अब यहाँ पर हम कुछ ये देख लेते हैं कि HDL हमारे पास का क्या प्रोवाइड करता है, वो ApoC2 भी प्रोवाइड करता है LPL के एक्टिवेशन के लिए, ApoE प्रोवाइड करता है फॉर द रिसेप्टर रिकॉग्निशन के लिए, और टेकअप ये करता है कोलेस्ट्रॉल को फ्रॉम द टिश्यू से, और कोलेस्ट्रॉल एस्टर को ले लेता है और किसको ट्रांसफर कर देता है लीवर को, और VLDL को भी ट्रांसफर से VLDL के साथ इसका एक्सचेंज ट्रांसपोर्ट होता है और लीवर को भी ये ट्रांसफर कर देता है कोलेस्ट्रॉल एस्टर जो बचे कुछ होते हैं, कुछ तो इसको दे देते हैं ना VLDL को, बाकी लीवर को दे देगा। अब एक्चुअली क्या गुड कोलेस्ट्रॉल LDL क्या बैड कोलेस्ट्रॉल होती है, यहाँ पर हम इसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम देख लेते हैं आगे वाले को जो हमने अभी इतना सारा पढ़ा है। इसमें बेसिकली देखें ना यहाँ पर ये देखें मैंने आपको बताया जैसे कि ये जो है HDL है कहाँ बन रहा है, ये ब्लड में बन रहा है, ब्लड में बनने के बाद ये जो है ApoE इसके साथ आके अटैच हो जाएगा, ये जो कहाँ से आ रहा है ये ApoE लीवर से आ रहा है और स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे पास आ रहा होता है। अब ये डिस्कॉइडल है, ये जो है डिस्क लाइक है नेसेंट HDL
डिस्क लाइक है। अब इसके अंदर क्या है हमारे पास, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल ऐड होनी है। कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आ रही है, ये हमारे पास फ्री कोलेस्ट्रॉल पेरिफेरल टिश्यू से आ रही है। अब पेरिफेरल टिश्यू में से कौन निकाल रहा है चैनल, जैसे मैंने बताया था ना ABCA1, ये फ्री कोलेस्ट्रॉल को निकालेगा। फ्री कोलेस्ट्रॉल को हमारे कोलेस्ट्रॉल एस्टर में कन्वर्ट करने वाला कौन सा एंजाइम है, वो एंजाइम है एलकैट। एलकैट का एक्टिवेटिंग फैक्टर कौन है, ApoA1। ApoA1 इसको एक्टिवेट करवाएगा। एलकैट क्या करवाएगा, कोलेस्ट्रॉल जो यहाँ से फ्री कोलेस्ट्रॉल पेरिफेरल टिश्यू से निकल के आ रही है ना, उस कोलेस्ट्रॉल को कोलेस्ट्रॉल एस्टर में कन्वर्ट करवा देगा। इसका मतलब जो नेसेंट HDL है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल को ऐड करवा दिया गया कोलेस्ट्रॉल एस्टर की फॉर्म में। अब ये HDL3 में कन्वर्ट हो गया, लेकिन अब इसके अंदर ना ये कोलेस्ट्रॉल एस्टर पुअर है, मतलब इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल एस्टर कम है, ठीक है। फिर इसको हम HDL3 को हम HDL उसमें कन्वर्ट करते हैं, HDL2 में कन्वर्ट करवाते हैं। ये HDL2 है, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल एस्टर का कंटेंट ज़्यादा है, क्योंकि देखो ना अब फ्री कोलेस्ट्रॉल पहले इतनी यहाँ से आई थी थोड़ी सी, अब दोबारा और भी आ गया फ्री कोलेस्ट्रॉल, तो फिर क्या होगा, अब फ्री कोलेस्ट्रॉल डायरेक्ट नहीं आती, इसको कोलेस्ट्रॉल एस्टर में कन्वर्ट करना पड़ता है। और एलकैट एंजाइम लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल SR ट्रांसफरेज एंजाइम जो जिसको कौन एक्टिवेट करवा रहा होता है, ApoA1, इसको एक्टिवेट करवाएगा, एक कोलेस्ट्रॉल को उठा के कोलेस्ट्रॉल एस्टर में कन्वर्ट करवाएगा। और HDL2 में कोलेस्ट्रॉल एस्टर का कंटेंट ज़्यादा हो गया, अब ये रिच हो गया। अब यहाँ पर होता क्या है कि HDL बन गया। अब यहाँ से बेसिकली HDL2 से क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल एस्टर ज़्यादा है ना, अब VLDL के पास क्या होगा, TG ज़्यादा है, तो अब ये क्या होगा, आपस में एक्सचेंज करवा देंगे। और CETP क्या होगा, एक चैनल होगा जिसकी वजह से क्या होगा, ये ना VLDL में से क्या होगा, टीचीज निकल के क्या किसके अंदर आ जाएंगे, हमारे पास क्या होगा HDL के अंदर, और HDL के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है वो उठ के किसके अंदर आ जाएगा, VLDL के अंदर। VLDL बेसिकली कोलेस्ट्रॉल आना उसके अंदर ही होता है, लीवर के अंदर। VLDL के अंदर आया, VLDL IDL में चेंज हुआ, IDL किसके अंदर, LDL में चेंज हुआ, LDL किस में आ गया, दोबारा हमारे लीवर में ही आता है। फिर अब ये जो HDL2 था इसने अपना एक्सचेंज जो करवा दिया, बाकी इसके अंदर जो बच्चे कुछ कोलेस्ट्रॉल एस्टर हैं और टीजीज जो ये यहाँ से VLDL से लेगा, ये फिर यहाँ पर जाएंगे और हेपेटिक लाइपेज अब इस पर एक्ट करेगा HDL2 पर। HDL2 पर हेपेटिक लाइपेज एक्ट करेगा, इसको फिर ये मतलब उनकी ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स की करवा देगा, जिसके अंदर फॉस्फोलिपिड्स वगैरह होंगे और बाकी जो चीज़ें होंगी ना उनकी ये आगे ब्रेक डाउन करवाएगा। जैसे हमने यहाँ पर भी पढ़ा था, जैसे कि हेपेटिक लाइपेज क्या करवाता है, ये टीजीज को डिग्रेड करवाता है जो उसने लिए होते हैं किससे, VLDL से फॉस्फोलिपिड्स को, और पार्टिसिपेट इन द कन्वर्जन होता है ये HDL2 को HDL3 में कन्वर्ट करवा देता है। ये देखें जैसे कि HDL2 को हेपेटिक लाइपेज HDL3 में कन्वर्ट करवा देगा, जैसे कि यहाँ पर ये HDL2 को HDL3 में कन्वर्ट करवा रहा है। मतलब पहले ये रिच था ना, उसकी डिग्रेडेशन करवा देगा, फिर ये क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल एस्टर दोबारा पुअर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर यहाँ से वो पेरिफेरल टिश्यू से ले लेगा क्या नाम है, कोलेस्ट्रॉल, फिर ये दोबारा रिच में कन्वर्ट होगा, इस तरह साइकिल चलता रहेगा। अब यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि अब ये HDL है ना, HDL को ये यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि SRB1 जो स्क्वेंजर रिसेप्टर क्या होगा, टाइप क्लास टाइप B1 होते हैं, ये HDL खुद तो अंदर नहीं जा रहा होता, इसके अंदर से कोलेस्ट्रॉल एस्टर जा रहे होता है लीवर के अंदर, तो ये रिसेप्टर क्या होगा, मीडिएट करता है, मतलब ये कितने लेने हैं कितने नहीं लेने हैं, तो ये मेंटेन कर रहा होता है, ठीक है। अब ये क्या होगा, जब कोलेस्ट्रॉल एस्टर इसके अंदर सारे चले जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल एस्टर है कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल ये किसकी फॉर्म में किसके लिए यूज होते हैं, ये बाइल एसिडिक सेंसेस के लिए, और डिस्पोजल या इनका डिस्पोजल हो जाता है। और यहाँ पर बेसिकली ये एक्सचेंज वगैरह जो है ना, ये लिखा हुआ कि VLDL क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल लेता है HDL से, और HDL क्या देता है इसको अपने टीचीज उठा के, क्या ना नहीं इस तरह होता है कि VLDL हमारे पास क्या होगा, इससे कोलेस्ट्रॉल एस्टर ले देगा और ख़ुद इसको क्या देगा, टीजीज दे देगा HDL को, यहाँ पर ये बताया गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पर ये डिफेक्ट है, इसको हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, हम इसको देख लेते हैं, यहाँ पर जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि LDL क्या होगा, इसको मॉडिफाइड करवाया गया किसकी वजह से, स्पोरोक्साइड ने इस पर एक्ट किया, नाइट्रिक ऑक्साइड ने एक्ट किया और हाइड्रोजन पेरोक्साइड ने एक्ट किया, तो फिर क्या होगा, ये अब LDL क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज LDL हो गया। तो अब यहाँ पर स्टेप 1 किस तरह हो, सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, एंडोथेलियल इंजरी हुई, एंडोथेलियल वाल की हमारे पास इंजरी हुई, इस पर किसने अटैक किया, यहाँ पर क्या होगा, जब LDL ऑक्सीडाइज होता है तब क्या होगा, इसकी इंजरी होती है, जब इसकी इंजरी हुई फिर क्या मोनोसाइड है, मोनोसाइड क्या होगा, एंडोथेलियल वाल से जुड़े और क्या किस में, एंटीमा में आ गए, सब एंडोथेलियम में आ गए और मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो गए। मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट होने के बाद उन्होंने क्या किया, जो ऑक्सीडाइज्ड लिपोप्रोटीन थी ना उसको क्या कर दिया, कंज्यूम कर लिया, और कंज्यूम करने के बाद फिर क्या होगा, फॉर्म सेल में कन्वर्ट हो गया। फॉर्म सेल हमारे पास रिलीज करते हैं ग्रोथ फैक्टर, साइटोकाइंस को रिलीज करना शुरू कर देते हैं, जो हमारे पास क्या होगा कि स्मूथ मसल सेल्स की माइग्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं और मीडिया से ना इंटीमा में आना शुरू हो जाते हैं। जो मीडिया से इंटीमा में आएंगे फिर क्या होगा, स्मूथ मसल सेल क्या करेंगे, प्रोलिफरेट करेंगे और कोलेजन को रिलीज करेंगे और क्या करेंगे, लिपिड्स को लेना शुरू कर देंगे और ये फॉर्म सेल्स बन जाएंगे, ठीक है। अब ये फॉर्म सेल मतलब ये किस तरह प्रोसेस हो रहा है, फॉर्म सेल्स क्या कर रहे हैं, फॉर्म सेल्स क्या होगा, अकुमुलेट हो रहे हैं, फिर क्या होगा, रिलीजिंग अकुमुलेट होंगे, ग्रोथ फैक्टर भी रिलीज करेंगे और साइटोकाइंस भी रिलीज करेंगे, और फिर ये स्टिमुलेशन जो करवा रहे हैं ना स्मूथ मसल्स की मीडिया से इंटीमा में, तो फिर क्या होगा, अब वो स्मूथ मसल जो प्रोलिफरेट और स्मूथ मसल जो माइग्रेट होकर आएंगे वो भी प्रोलिफरेट होंगे, कोलेजन प्रोड्यूस करेंगे और लिपिड को लेना शुरू करेंगे अपने अंदर, और फिर वो भी फॉर्म सेल्स बन जाएंगे।
और लिपिड्स कौन सा होगा, ये जो मतलब क्या होगा ऑक्सीडाइज लिपोप्रोटीन होगा ना, एलडीएल जो ऑक्सीडाइज हुआ पड़ा होगा इन फैक्टर्स की वजह से, ये जो ऊपर शो किए गए हैं। फिर हमारे पास फोर्थ स्टेप में क्या होता है कि जो अब लो एफिनिटी जो है ना, अब हमारे पास जो स्क्वेंजर रिसेप्टर जो थे ना, लो एफिनिटी नॉन स्पेसिफिक क्या होगा, नॉन रेगुलेटेड स्क्वेंजर रिसेप्टर क्या होगा, ये मॉडिफाइड जो है ना एलडीएल को ले लेंगे अपने अंदर, ठीक है। और फिर क्या होगा, ये बना देंगे हमारे पास फोम सेल्स, ठीक है। अब ये जो है ना, इनकी हमने पढ़ा था स्क्वेंजर रिसेप्टर जो होते हैं, जो मैक्रोफेजेस के स्क्वेंजर रिसेप्टर होते हैं ना, ये ना डाउन रेगुलेटर नहीं होते, ये मतलब बनते जाते हैं। अब ये क्या करेंगे, जैसे ही हमारे पास स्क्वेंजर रिसेप्टर क्या लेंगे, ऑक्सीडाइज्ड मॉडिफाइड मतलब जो एलडीएल होगी ना, उसको जब ले लेंगे ना, तब ये क्या करवाएंगे, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक बनेगा। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक बनेगा तो फिर क्या होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस काज हो जाएगी। अब बेसिकली क्या होगा, ये तो सही हो गया। अब जो हाई एफिनिटी जो रिसेप्टर होते हैं ना, रिसेप्टर स्पेसिफिक हो, जो नॉर्मल एलडीएल के होते हैं और डाउन रेगुलेटेड, वो तो डाउन रेगुलेटेड हो जाते हैं। जैसे मतलब क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल सफिशिएंट आई तो वो तो डाउन रेगुलेट हो जाते हैं बंदे, मतलब कि जैसे हमने पीछे पढ़ा था, कोलेस्ट्रॉल के रिसेप्टर कौन से हैं, ये वाले रिसेप्टर थे, यहाँ पर जो रिसेप्टर होते हैं ना ये वाले। अब ये जो एलडीएल के रिसेप्टर हैं, जैसे ही हमारे पास क्या होगा, अब ये क्यों काम सारा होता है, ताकि हमारे पास कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस हो सके, जैसे कि यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस हुआ था। जैसे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा तो रिसेप्टर क्या होगा, डाउन रेगुलेट हो जाएंगे भाई, अब और कोलेस्ट्रॉल मत बनाओ। लेकिन क्या होगा, ये जो रिसेप्टर था ना, ये स्क्वेंजर रिसेप्टर भाई, ये इस तरह डाउन रेगुलेट नहीं होते, ये बनाते जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ये प्लेक बन जाता है हमारे पास और एथेरोस्क्लेरोसिस काज हो जाती है। यहाँ पर क्या होगा, लास्ट डिजीज रह गई है लिपोप्रोटीन ए का। क्या इफेक्ट है हमारे पास, लिपोप्रोटीन ना एक ये आइडेंटिकल जो लिपोप्रोटीन ए है ना, ये मिलती होती है किससे, एलडीएल से। लिपोप्रोटीन ए के अंदर हमारे पास का इसका कंपोनेंट, इसके अंदर जो एपोलिपोप्रोटीन ए पाई जाती है, ठीक है। एपोलिपोप्रोटीन ए होती है, जो हमारे पास क्या होगा, एपो बी 100 से ना कोवलेंटली लिंक होती है। अब एपो ए जो होता है वो किससे, हम उसकी शक्ल किससे मिल रही होती है, वो उसकी शक्ल मिल रही होती है इस प्लाज्मिनोजन से। प्लाज्मिनोजन का हमें पता है इसने क्या करवाना है, इसका काम क्या होता है, फिब्रिन पर इसने अटैक करना है। तो फिब्रिन पर मतलब क्या, ब्लड क्लॉट है, उसको डिजोल्व करवाना होता है इसने। अब फिब्रिन क्या, इसने भी फिब्रिन क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर है, ठीक है। अब जो हमारे पास बता ये रहा है कि जैसे कि एलपीएल क्या जो होता है ना, लिपोप्रोटीन जो ए होती है, ये हमारे पास क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का ना एक इंडिपेंडेंट अकेला एक बड़ा बहुत बड़ा रिस्क है ये हमारे लिए, ठीक है। ये हार्ट के डिजीज़ के लिए इसने क्या करना, जो लिपोप्रोटीन ए का जो एपो ए कंपोनेंट है ना, ये क्या करवाता है, ये हमारे पास अथीरोजेंसी मतलब अथीरोमा फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। जब अथीरोमा फॉर्मेशन होगा, फिर हार्ट डिजीज़ अपने आप होना शुरू हो, अपने आप ही होंगी ना। अब देखो, अब जो सर्कुलेटिंग लेवल है, मतलब ब्लड में जो इसका लेवल, जो लिपोप्रोटीन ए का जो लेवल है, किस तरह डिटरमाइन किया जा सकता है, वो जेनेटिक्स के जरिए भी डिटरमाइन किया जा सकता है। और ट्रांस फैटी एसिड्स जो हैं, ये भी हमारे पास क्या होगा, लिपोप्रोटीन ए को हमारे पास इंक्रीज करवा देते हैं। लेकिन क्या होगा, एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि नेसिन जो होता है ना, हमारे पास क्या होगा, रिड्यूस करवाता है एलपीए को, और फिर हमारे पास क्या एज वेल एज ये एलडीएल को भी रिड्यूस करवाता है और टीजीज को भी रिड्यूस करवाता है। लेकिन एचडीएल को जो हमारे पास गुड कोलेस्ट्रॉल होती है, जिसने हमारे पास क्या पेरिफेरल टिश्यू से उठा के कोलेस्ट्रॉल को लीवर में लेके जाना होता है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स को, वो हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा उसको बढ़ा देती है नेसिन, ठीक है। और ट्रांस फैटी एसिड क्या होगा, एलपीए को एक इंक्रीज करवाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, इसका मतलब ट्रांस फैटी एसिड हमारे पास क्या होगा, फायदेमंद नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे पास क्या होगा, एलपीए को एक्टिवेट करवा रहे हैं, जिसने हमारे पास अथीरोजेनेसिस करवानी है, क्योंकि उसका एलपीए का कंपोनेंट क्या होगा, एपो ए, जो हमारे पास क्या होगा, अथीरोजेनेसिस को प्रमोट करता है। अब पीछे हमारे पास एक चीज़ मेरी रह गई थी, और यहाँ पर भी बल्कि एक चीज़ रहती है, मैं आपको ये बता दूँ, जैसे कि ये थोड़ा पढ़ने वाला खुद ही है आप लोगों का, जैसे कि टेंजियर डिजीज़ के अलावा जो दूसरे डिफेक्ट्स होते हैं ना, इस डिजीज़ के अलावा दूसरे डिफेक्ट भी होते हैं। अब जो चैनल है ना ये वाला, बेसिकली इस चैनल में डिफेक्ट आया था, तब जाके टेंजियर डिजीज़ हुई थी ना, टेंजियर डिजीज़। तो अब क्या होगा, इन चैनल में स्पेसिफिक प्रोटीन में डिफेक्ट की वजह से और डिजीज़ भी हो सकते हैं, जैसे साइटोस्टिरोलीमा भी हो सकता है, सिस्टिक फिब्रोसिस भी हो सकती है, एक्सलिन क्या होगा, एड्रेनो ल्यूकोट्रोफी डिस्ट्रोफी भी हो सकती है, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो सर्फेक्टेंट की सिक्रेशन डिक्रीज इन सिक्रेशन की वजह से होता है, और फिर मतलब वहाँ से भी क्या होगा, ये चैनल में डिफेक्ट आएगा और फिर क्या होगा, सिक्रेशन नहीं हो पाएगी उसकी। बाकी लिवर डिजीज ड्यू टू द डिक्रीज बाइल साल्ट सिक्रेशन, बाइल साल्ट, ये भी मतलब बाइल साल्ट को सिक्रेट नहीं करवाना चाहिए, इस तरह का चैनल होगा आई थिंक, तो फिर क्या होगा, वो बाइल साल्ट की सिक्रेशन भी नहीं हो पाएगी, तो चैनल में डिफेक्ट आ जाएगा। जिस तरह टेंजियर डिजीज़ में भी चैनल में डिफेक्ट आया, जैसे हम इधर देखते हैं टेंजियर डिजीज़ में भी चैनल में ही डिफेक्ट आया था। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर ना इसका टेंजियर डिजीज़ का ये ना, बल्कि नहीं, इस अथीरोमा फॉर्मेशन, ये सारा प्रोसेस है कि अथीरोमा किस तरह बनता है, ठीक है। अब उन्होंने इसको इस तरह याद रखना है। तो अब यहाँ से
इसका ट्रीटमेंट क्या, हमने एंजियोग्राफी करवाते हैं, इसमें क्या होगा, डाई इंजेक्ट किया जाता है और फिर क्या होगा, ये जो डाई हमें बता देता है कि सो एरिया ऑफ द अर्थरोमा क्या होगा, डाइड हो जाता है। एंजियोप्लास्टी करवाते हैं, ठीक है, इसमें बैलून कैथेटर एंटर किया जाता है और फिर क्या होगा, उसको इन्फ्लेट कर दिया जाता है जहाँ पर क्या अथीरोस्क्लेरोसिस हुई अथीरोमा बना होता है। और यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर स्टेंट भी एक यूज़ किया जाता है, जो हमारे पास क्या होगा, एक स्प्रिंग टाइप होता है। बाईपास यहाँ पर क्या होगा, हम उस जो क्रोनिक आर्टरी ब्लॉकेज है ना, उसको बाईपास करते हैं, मतलब स्फेनस वेन जो हमारे पास क्या होगा लेग से ली जाती है, फिर वहाँ से एक सैंपल उठाकर क्या होगा, हम वहाँ पर जहाँ पर क्रोनिक आर्टरी या क्रोनिक वेन ब्लॉक होती है, क्रोनिक आर्टरी जो ब्लॉक होती है ना, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर फिनस वेन लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, वेन में तो वाल्स होते हैं, तो वाल्स रिमूव भी किए जा सकते हैं या फिर इनकी पोजीशन को, वाल्स की पोजीशन को एक स्पेसिफिक वे में रखा जा सकता है, ठीक है। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।